हेलो फ्रेंड्स, हिंदी की इस कक्षा में द लर्निंग अड्डा इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने प्यारे से मुस्कुराते हुए बच्चे मुझे देखते हैं तो खिलखिला उठते हैं, ये मेरे बच्चे मुझे हमेशा कहते हैं। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली कक्षा में 2-3 बार मिल चुके हैं और मुझे लगता है कि आज की कक्षा में कुछ नई चीज़ें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी है। आज हम लोग बात करेंगे मात्रा, रेफ की मात्रा और साथ ही साथ उपसर्ग, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न बनता है और आपको बताऊंगी कि उपसर्ग के क्या क्या चीजें आते हैं प्रश्नों के रूप में। बात करते हैं हम लोग। ये आपका वर्णमाला ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसमें तथ्य कुछ अलग होंगे, तो इसको सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग मात्रा पे। मात्रा किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे जानते होंगे कि मात्रा किसे कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो किताबों में आपने पढ़ा होगा कि स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसी परिभाषा को फॉलो करती हूँ, इसी परिभाषा पर बात करती हूँ। जैसे मैंने बोला की, अब बताइए कि मैंने छोटी की बोला कि बड़ी की बोला? मैंने अभी तो लिखा ही नहीं, ठीक है, तो मैंने छोटी की बोला कि बड़ी की बोला, यानी की। तो कई बच्चे कह रहे होंगे मैंने छोटी की बोला, कई कह रहे होंगे बड़ी की। आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि इतना समय लगा और ये वाली मात्रा हो गई? तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मात्रा जो है वो स्वरों का सांकेतिक रूप है। ये परिभाषा आपको पंडित कामता प्रसाद गुरु की किताब में लिखी हुई मिलेगी। यानी स्वरों को हमने जिस संकेत के रूप में ढाला वो हमारी मात्रा कहलाती है। और जब हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में जब कम समय लगता है तो हमारी छोटी मात्रा बनती है, जब ज्यादा समय लगता है तो बड़ी मात्रा बनती है। जैसे क तो छोटी मात्रा, यानी उसमें को, जैसे का तो उसमें आ का डंडा। तो कहने का मतलब स्वरों का सांकेतिक रूप मात्रा। और हिंदी में हमारी मुख्यतः 2 तरह की मात्राएं होती हैं, लेकिन 3 तरह की मात्राएं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन तीसरी मात्रा नहीं कहीं होती, क्योंकि वो बलाघात की तरह प्रयोग होता है। तो बात करते हैं इस पर। मात्रा, इसकी परिभाषा सब लोग जान लीजिए। स्वरों का सांकेतिक रूप। ठीक है, सबको ये परिभाषा याद हो जाएगी मेरे ख्याल से। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि मात्रा कितने प्रकार की होती है। जब भी आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं तो मात्रा आपको 3 तरह की बता दी जाती है। कौन कौन सी? देखिए, हिरिस्व, हिरिस्व जिसे आप लघु कह सकते हैं, जिसे आप छोटी मात्रा कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन से आते हैं? देखिए, अ, ई, उ, री, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। एक बार मैं आपको एक बताती हूँ, किसी कक्षा में पढ़ा रही थी तो वो बच्चा किताब में कहीं देखकर अ के नीचे ऐसी लाइन देखकर आया होगा, अक्सर होती है। तो मैंने पूछा कि अ की कोई मात्रा होती है? तो उसने कहा हाँ होती है, ऐसी पड़ी पाई होती है। तुमने कहा वो उसकी मात्रा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि भाई सीधी बात है, रिक्त स्थान के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात देखिए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये अमूर्त रूप में आपको होता है और ये सारे व्यंजनों में होता है। ठीक है, इसकी मात्रा होती है इसकी मात्रा होती है, इसकी मात्रा होती है। तो आप बच्चों को सभी को दिख रहा होगा, हमारा हिरिस्व कहिए, लघु कहिए, छोटी मात्रा कहिए, अ, ई, उ, री, ये हमारे 4 माने जाते हैं। ठीक है, बड़ी की बात करते हैं आप, जिसे हम लोग दीर्घ कहते हैं।
जिसे आप गुरु कह सकते हैं, जिसे आप बड़ी मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें आता है आपका आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसकी मात्रा ये होती है, इसकी ये होती है, इसकी ये होती है। ये आपने सारी मात्राएं देख लीजिए। ठीक, ये दिख रहा होगा सबको। तो ये आपके स्वर हो गए और ये इनका सांकेतिक रूप हो गया। ये मात्रा है, ये मात्रा नहीं है, ये स्वर है और ये इनका संकेत। ये क्या है? स्वर। और ये क्या है? इनका संकेत यानी कि चिन्ह, जिसके जरिए हम जानते हैं कि हमें कौन सी अक्षर पे कौन सी मात्रा लगानी है। अब आप कहेंगे फिर वो विभाजन मैंने क्यों बताया था कि मूल स्वर और मात्रा रूप में स्वर। देखिए, वर्णमाला में हम लोग मूल स्वर पढ़ते हैं। जब हमें शब्द बनाने की प्रक्रिया करनी होती है तो बेटा हमें मात्राओं की जरूरत पड़ती है। और सबसे ज्यादा हमें शब्द, अपने भाव की अभिव्यक्ति हम अक्षरों के द्वारा नहीं कर सकते, शब्दों के द्वारा। और शब्दों के द्वारा जब हम अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हैं तो हमें मात्रा की ही जरूरत पड़ती है ज्यादा। तो इसीलिए यही विभाजन आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, तीसरे, जैसे कई बच्चों ने पूछा है, बताया है प्लुत। अब मेरे ख्याल से प्लुत की मात्रा साइन आपने देखा होगा किताबों में, बस ये बना के दे दिया जाता है 3 या 3 बार ऐसे बना होता है। ठीक है, या तो ये बना होगा या तो ऐसा होगा। तो आपने कहा इसका अभी तक एक शब्द के उच्चारण में आप लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, ओम। अब आपको खासियत बताओ प्लुत की। प्लुत जिस भी स्वर के बाद लगेगा उसमें 3 गुना उच्चारण शक्ति बढ़ जाती है। जैसे अगर ओम बोला जाए तो कैसे बोलेंगे? ओम, ऊपर खींचते हुए बोलेंगे। तो हमारा कौन सा खींच रहा है? ओम। अब अगर मान लीजिए कहीं कृष्ण ने राधा को पुकारा तो कैसे पुकारेंगे? तो राधा, तो खींचा कौन? तो धा खींचा। यानी जिस भी स्वर के बाद अगर आपने 3 का साइन बनाया, समझ लीजिए उसमें प्लुत की मात्रा है, वो 3 गुना खींची जाएगी। और इसका प्रयोग कहाँ होता है ये भी जान लीजिए। वेद मंत्रों में, संगीत में, चीखने चिल्लाने में। आपने देखा होगा कोई बहुत चीखता चिल्लाता है तो भी वो प्लुत का प्रयोग करता है। ठीक, ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूं आपको, ये भी प्रश्न आता है। इसमें 1 गुना समय लगता है। कितना समय? तो इसलिए इसको हम लोग एक मात्रिक कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है बच्चों। इसमें 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक कहते हैं। ठीक है, और इसको 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे त्रैमात्रिक कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार प्रश्न आया है। त्रैमात्रिक पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। ये त्रैमात्रिक, ठीक है। ये मात्रा का पूरा आपके लिए रूप था, आप इसे देख सकते हैं। मात्रा भी खत्म नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। इसमें कई प्रश्न बनते हैं, कितनी मात्राएं आगे से लगती हैं, कितनी मात्राएं पीछे से लगती हैं, कौन सी मात्रा ऊपर की होती है, कौन सी मात्रा नीचे की होती है, मात्राओं की दिशाएं कितनी होती है। ठीक है, छंदों में गुरु किसको कहते हैं, लघु किसको कहते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप छंद का प्रकरण नहीं कर पाएंगे, जो कि सुपर टेट में होता ही होता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको समझ में
और एक चीज और बताती हूँ, इन एक मात्रिक के लिए अगर हम छंद का प्रयोग करते हैं तो एक पाई बनाते हैं, और अगर हम द्विमात्रिक मात्रा का प्रयोग करते हैं तो बेटा एस का साइन बनाते हैं। इसका मतलब होता है एक और इसका मतलब होता है दो। ठीक, तो इसी के थ्रू हम लोग छंद के प्रकरण को भी सीख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये मात्रा समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ रेफ की मात्रा, जो कि बहुत ही कम किताबों में और अस्पष्ट मिलते हैं। सो उसे देखिए। बहुत जल्द हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे और आपके सामने मैं बहुत सारा इस चैनल के जरिए आपके लिए प्रश्न लाऊंगी। प्रयास करिएगा कि जब वो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाए तो सभी लोग लाइव रहिएगा, सभी को बता दीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और देखिए और इसके साथ लाइक भी करिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ कि अपने कमेंट देंगे तो हम लोग को अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए रास्ता मिलेगा। सो अब आते हैं रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा, ये कौन सी मात्रा होती है? बिल्कुल होती है। अगर छोटे बच्चों की किताब उठा के देखिए, पूरी वर्णमाला में हमारा जो र होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसकी 3 तरह की मात्राएं होती हैं, ठीक है। एक मात्रा लगाते हैं आप ऐसी, एक मात्रा लगाते हैं ऐसी, और एक मात्रा लगाते हैं ऐसी। गौर से अगर आप देखिए तो अगर इन दोनों को मिला दीजिए तो ये उल्टा र है। ये देखिए, ये र लिखा, यहां एक लकीर खींची, अब इसको उल्टा लिखते हैं। ये देखिए, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये, ठीक। तो रेफ की मात्रा र को ही उल्टा करके पढ़ाया जाता है, और इसकी मात्रा नहीं, इसके लगाने की टेक्निक है। और कई बार बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होता है कौन सा र स्वर मुक्त है, कौन सा र स्वर युक्त है, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। तो कोशिश ये करिए कि जुड़े रहिए तो चीजें बहुत आएंगी। सो देखिए, इसको बेटा बोलते हैं, इस हिस्से को रेफ। अब इससे शब्द कौन सा बनता है? हम एक लिखेंगे अभी, कर्म, ठीक। इससे कौन सा बनता है? इसको बोलते हैं पदेन, नीचे लगता है ये क्रम, सबको दिख रहा है। और इसको पदेन्द्वित। कई बार इन दोनों को एक ही माना जाता है। अब इसमें भी कई चीजें हैं। देखिए, आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे और मैं तीनों को, आप देखिए, प्रश्न पूछने का तरीका, शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर देगा पेपर में और आपसे पूछेगा कि कौन सा र स्वर रहित है या कौन सा र स्वर युक्त है। तो आप कैसे जानेंगे कि किस र में स्वर है और किस में स्वर नहीं है? तो मैं तरीका बता रही हूं, याद रखिएगा। जब भी आप ऊपर वाला र देखिए, ये वाला, तो याद रखिएगा ये स्वर मुक्त है, यानी इस र में स्वर नहीं होता। मैं ये करके दिखाऊंगी। और जब भी आप ये वाला देखिए नीचे, तो ये स्वर युक्त होता है, ठीक है। ये दोनों, ये भी स्वर युक्त होता है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जब तक आप कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बात। तो मैं दिखाती हूँ यहीं पे आपको, क अ र म अ। अब हम जोड़ेंगे। देखिए, क लिखा, र में तो कोई मात्रा ही नहीं है, म लिखा। अब बताइए कि ये र आधा है या पूरा है? आप सबको दिख रहा है कि स्वर नहीं है इसके बाद, तो इसका मतलब ये आधा है। अब इसको तोड़ेंगे, क र अ म अ। अब यहाँ म पूरा कर दिया और ये र पूरा हो गया। अब बताइए ये र पूरा है कि नहीं है? और ऐसे ही ट्रक का भी तोड़ लेंगे, ट
र, अ, क और अ। अब आप कहेंगे मैडम इसमें दो क्यों लगाए? तो बेटा जी ये केवल र टवर्ग के लिए बनाया गया है, केवल टवर्ग के लिए। और हिंदी में राष्ट्र शब्द को छोड़कर, हिंदी में राष्ट्र, और संस्कृत में तो मिल जाएंगे, हिंदी में राष्ट्र के अलावा कोई शब्द नहीं बना है जिसके नीचे आप ये डबल लगा सके। अंग्रेजी के सारे शब्द ट्रक, ड्रंक, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, ट्रांजिस्टर सारे अंग्रेजी के मिलेंगे इस आपको। तो टवर्ग के लिए ये प्रयोग होता है, यानी ये डबल वाला जो इसका जो साइन बनाते हैं वो हमारे टवर्ग के साथ ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो मैं सॉरी अड़ा में नहीं, ये चार। सो ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आप इतना याद रखिएगा, जितना भी नीचे वाला आप र पाइए वो सब स्वर युक्त होता है, और जितना भी ऊपर वाला पाइए वो स्वर मुक्त होता है। आपको इसीलिए मैंने लिख दिया है। और अगर संधि विच्छेद करने को आए तो देखिए भाई, क के बाद र आ गया, यानी क अधूरा है, र पूरा है, म पूरा है। और यहाँ देखिए क पूरा है, र आधा है, म। इसीलिए मैंने सबका संधि विच्छेद करके भी आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई ज़्यादा मतलब उदाहरण चाहिए या क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट्स में जाके हमको बताइएगा, तो हम इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन आप इन चीज़ों को लगाइए, प्रश्न से जुड़े हुए आपको तथ्य बताए जा रहे हैं। ठीक, सो अब आगे आते हैं और भी चीज़ों पे। एक प्रश्न और आता है, उसको भी बता देती हूँ। देखिए, शब्दकोश का आरंभ किससे हुआ है? अनुस्वार से, याद रखिएगा। और वर्णमाला का आरंभ अ से। शब्दकोश का आरंभ मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो शब्दकोश का आरंभ किससे हुआ है? अनुस्वार से, और वर्णमाला का आरंभ हुआ है अ से। तो ये कुछ तथ्य थे और मेरे ख्याल से आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम लोग चलेंगे एक दूसरे अध्याय पे, उपसर्ग। ठीक, तो अब उपसर्ग की बात करते हैं। उपसर्ग, मेरे ख्याल से अगर सभी लोग इतना जानते होंगे, मैडम जी जो शब्द के आगे लग जाए, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आगे लग जाए, पीछे लग जाए, तो ये क्योंकि मुझे याद आता है मेरी कक्षा में एक बार एक बच्चे ने कहा, मैंने पूछा उपसर्ग की परिभाषा बताओ, तो कह रहे वो जो ऊपर लगता है ना, जो आगे लगता है ना, तुमने कहा देखो ऐसे परिभाषाएं लिखोगे तो नंबर भी वो ऊपर और आगे ही करके देगा। तो ये तय रख लीजिए कि आपको बोलना क्या है, क्या कैसे कहना है, ये जब सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए, अध्ययन का मतलब ये नहीं होता बेटा कि हम उन्नति के रास्ते पे चल रहे हों। टीचर हमें जहाँ पढ़ाई के साथ साथ अगर हमारे व्यवहारिक ज्ञान देता है तो वो केवल आपके लिए होता है। वो व्यवहारिक ज्ञान आपके मार्ग को और प्रशस्त करता है। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपके टीचर जिसको आपने अभी तक ऑफलाइन पढ़ा हो, ऑनलाइन पढ़ा हो, तो आप उससे जुड़े रहिए। जो तथ्य वो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके एग्जाम में काम आएगा। टीचर कहीं नहीं रह जाएगा, टीचर वहीं रहेगा, लेकिन उसका ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। तो आते हैं दूसरे चैप्टर पे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टुकड़े करेंगे। क्यों? समझिए, हम किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उसके अर्थ को जानना चाहिए। तो दो शब्दों से मिलकर बना उपसर्ग। उप का मतलब होता है सामने और सर्ग का मतलब होता है शब्द। अब आप बताइए हिंदी में इसका अर्थ क्या बनेगा? शब्द के सामने, यानी शब्द के आगे जो लग जाएं वो उपसर्ग होते हैं। और इसके प्रश्न कई तरह से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ। जो, और एक चीज और जान लीजिए, ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते उपसर्ग। क्या होते हैं? शब्दांश।
ठीक है, और अविकारी भी होते हैं, यानी कि इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें। तो इसकी परिभाषा, जो शब्दांश शब्द के आगे, सामने, अथ आदि शब्द के आगे, सामने, अथ आदि, ठीक है, और पहले लगते हैं, ये परिभाषा आपको पढ़नी होगी। उपसर्ग कहलाते हैं। कोई भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है शब्द के आगे क्या लगते हैं, उपसर्ग। सबके सामने क्या लगते हैं, उपसर्ग। शब्द के अर्थ में क्या लगते हैं, उपसर्ग। शब्द के आदि में क्या लगते हैं, उपसर्ग। शब्द के पहले क्या लगते हैं, उपसर्ग। इस तरह से प्रश्न वो घुमाएगा और इस तरह से आपको उत्तर इसमें देने हैं। सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि उपसर्ग करते क्या है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो उपसर्ग का सबसे पहला काम है कि एक शब्द के रूप और अर्थ में परिवर्तन। अब जब तक आप ये देखेंगे नहीं तब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा। सो बात करते हैं कि इसके रूप और अर्थ में कैसे परिवर्तन होता है। सो मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, अगर हमने लिखा कार, उपसर्ग तो सभी को आते ही होंगे, ठीक है, कार। अब कार, या मान लीजिए एक दूसरा शब्द लेते हैं, हार। क्या अर्थ होता है हार का? हार का क्या अर्थ होता है? तो आप बताएंगे मैडम हार का मतलब होता है गले में पहनने वाला हार और एक हार जाने वाला हार। अब मैं आपको बहुत सारे हार बना के दिखाती हूं, लेकिन सबके अर्थ और रूप अलग होंगे। देखिए, वी लगा दिया तो दोनों को मिला के लिखेंगे विहार, जिसका मतलब होता है भ्रमण। ठीक। आ लगा दिया तो बन गया आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। प्र लगा दिया तो बन गया प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना या वार करना। ठीक। सम लगा दिया तो संहार। क्या ये वही हार है? नष्ट करना, जो अभी आप कुछ देर पहले पढ़ रहे थे। नहीं। तो क्या अर्थ समझ में आया? उपसर्ग क्या करता है? किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जो आपके सामने है। दूसरा इसका काम है विलोम शब्दों का निर्माण करना। यहां से एक प्रश्न और मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रश्न आया था कि देशज का विलोम या तत्सम का विलोम, कोई भी आप रख लीजिए, क्या होगा? जैसे मैंने एक प्रश्न रखा, तत्सम का विलोम क्या होगा? 4 प्रश्न उत्तर दे देती हूं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। कई बच्चे तपाक से बोलेंगे तत्सम का विलोम तद्भव होता है। रॉन्ग। तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा। तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा। और क्यों होगा मैं बताती हूं आपको। यहां पे देखिए, आप राजा लिखते हैं या मान लीजिए लड़का लिखते हैं, तो क्या यहां पे बेटी लिख देते हैं? नहीं ना। क्यों? सो अब इसका विलोम यही होगा।
अब मान लीजिए कि जैसे आपने लिखा नर, तो क्या यहाँ पे आप औरत लिखेंगे? जी नहीं, क्या लिखेंगे? नारी। यानी तत्सम तद्भव शब्द का विलोम तद्भव होता है और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है, देशज का विलोम देशज होता है और विदेशज का विलोम विदेशज होता है। तो ये बात समझ में आई होगी आप सभी को कि दूसरा काम विलोम शब्दों का निर्माण कौन करता है? विलोम शब्दों का निर्माण उपसर्ग ही करता है और विलोम शब्द हमेशा तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, देशज का देशज और विदेशज का विदेशज होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं हम लोग कुछ चीजें और जिसे मैं बताती हूँ। देखिए, आपका तीसरा काम है कि विशेषण और नए नए शब्दों का निर्माण किससे होता है? तो उपसर्ग से होता है। अब एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? 13। संस्कृत में कितने हैं? 22 फिक्स है, इन्हें बदलना नहीं है, ये बदलते हैं। उर्दू में कितने हैं? 19। इनकी संख्या समझ में आई होगी। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और इसमें आपको सारे उपसर्ग में कुछ चुनिंदा उपसर्ग आपको दिखाती हूँ जिनसे सबसे ज़्यादा हमें संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग करने को मिलता है। हमारे जितने भी शब्द बने हैं वो हमारे संस्कृत के उपसर्गों से बनते हैं और उनमें आपको मिलेगा कि इससे ज़्यादा हिंदी के और उर्दू के तो तब जब हम बहुत सारा अपनी भाषा शैली बनाते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं। सो आप देखिए, सभी के होते हैं, अंग्रेजी के भी होते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कुछ चुनिंदा उपसर्गों की। जैसे मैं आपको संस्कृत के कुछ उपसर्ग बताती हूँ। संस्कृत के उपसर्ग जैसे वी, सम, आ, अनु, दूर, दुस, नी, निस, निर, उप, प्र। कुछ चुनिंदा है जो अक्सर इनसे जुड़े हुए आते हैं प्रश्न और आपको सीखने रहते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अब अगर आपसे पूछा जाए वी से, तो आप वी से शब्द बताइए, जैसे विचार, विकार। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे आगे कौन सा शब्द लगा होना चाहिए? वी उपसर्ग लगा होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए सम पूछता है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये सम आपका कई जगह अनुस्वार में बदल जाता है। संचार, संतान, संचय इया में बदल गया, ठीक है, कि यानी अनुस्वार में। ये एक नियम है जो मैं आपको इसका सिखा देती हूँ, क्यों और कैसे अभी तुरंत बता देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा उपसर्ग आया है। यहाँ पे बिंदी का मतलब हुआ म, अनुस्वार का मतलब हुआ म, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ क्यों, समझिएगा। पिछली कक्षा में आपको वर्णमाला में मैंने सिखाया था अंगा, इया, ण, न, म। 5 हमारे ये अक्षर अनुस्वार में बदल सकते हैं। अनुस्वार में बदलते हैं, ठीक है। अब ये 5 कैसे मैं दिखाती हूं। जैसे देखिए, ये मैंने लिखा गंगा, आपने अनुस्वार में बदल के लिखा ऐसे। मैंने लिखा चंचल, आपने अनुस्वार में बदल के लिखा चंचल। मैंने लिखा ठंड,
आपने अनुस्वार में बदल दिया, लिखा ठंड। संतान, आपने बदल के लिख दिया संतान। संपूर्ण, क्योंकि ये वाला जो म है उपसर्ग का वो अनुस्वार में बदलता है, और वो किस लॉजिक से बदलता है तो वो भी मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। संपूर्ण। अब देखिए, आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पे सारे पांचवें अक्षर हैं, गौर से देखिएगा, सारे शब्दों में पांचवें हैं, वहां जो लिखा है वही है ये, ठीक। लेकिन ये आपका बदल गया, ये आपका अनुस्वार में बदल गया। किस में बदल गया? अनुस्वार में, ठीक है। कैसे बदला? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था कि इनको हम अनुस्वार में, लेकिन ये नियम देने वाले कौन थे? डॉक्टर श्याम सुंदर। आपने नाम सुना होगा, हाई स्कूल इंटर में आपने इनके निबंध पढ़े होंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने एक नियम बनाया कि अगर हम किसी शब्द में किसी पंचमा अक्षर को नहीं लिखना चाहते तो उस पंचमा अक्षर की जगह हम अनुस्वार बना सकते हैं। इसका मतलब वो अनुस्वार कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, जो भी अनुस्वार के बाद कोई भी अक्षर आता है तुरंत उस अक्षर के पांचवें में उसको बदल दो। यहाँ ग आया तो ग का पांचवा हमारा अंगा होता है, ये देखिए, ग का पांचवा अंगा। च आया तो च का पांचवा गिनो, च छ ज झ या, ये देखो। ड आया तो ड का आप गिनिए, ट ठ ड ढ, ठीक। तो जैसे आपने ट ठ ड ढ इया, तो ये देखिए इया। अब ये देखिए, ठीक, आप देख लीजिए, ट ठ ड अड़, तो ये आपका आया च छ ज झ इया। अब पढ़िए, त आया, त पढ़िए, त थ द ध न, ये देखिए न। जब भी किसी अक्षर अनुस्वार के बाद आपको कोई अक्षर दिखे तो तुरंत उसके पांचवें में उसको बदल दीजिए, आपको सही शब्द मिल जाएगा। तुरंत वर्तनी का एक क्वेश्चन। तो जब आप संचार लिखते हो तो हम संचार शुद्ध ये लिखते हैं, लेकिन इसको अनुस्वार में बदलकर इस तरह से लिखा जाता है। संतान लिखते हैं तो हम ऐसे भी संतान लिख सकते हैं। यानी यहाँ च आया था तो देखिए यह हो गया, यहाँ त आया था तो यहाँ ना, तो ये उपसर्ग का नियम है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि वर्णमाला बहुत तरीके से पढ़िए। वर्णमाला बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, उसको कायदे से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो कोशिश ये करिए कि इस क्लास को इसी तरह से आप लेते रहिए, और आपका ये उपसर्ग का भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली बार जब मैं आऊँगी तो आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊंगी, और कोशिश ये करूंगी कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा पाऊँ। चैप्टर वाइज भी करवाऊंगी। इस चैनल को आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको आप कमेंट्स दीजिए, ताकि कुछ हम लोगों को समझ में आए कि आप कितना अध्ययन कर रहे हैं। तो अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, फिर बात करते हैं। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।